So in last lecture, we studied the fundamentals of wave phenomena, and in particular, we study how traveling wave behave as a function of space and time. So the purpose of today's lecture is to study electromagnetic waves in lossless medium like free space. The relevant section in your book are section 13.3 and section 10.4. 10.3 and 10.4. अच्छा, तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसकी मदद से जो है हम कहते हैं कि ईएम वेव की फिनोमेना की बेसिक्स हैं, तो वो ईएम वेव को प्रेडिक्ट भी करती हैं जो है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि फ्री स्पेस में ईएम वेव जो है उसकी मैथमेटिकल किस फॉर्म की वेव्स बनेगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसे ट्रेवल करती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो है। तो ये बेसिकली जो है आज के लेक्चर का मेन पर्पस है। जो चीजें हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम सबसे पहले वेव इक्वेशन जो है ड्राइव करेंगे जो है। इस वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जो है अंडर द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो है अप्रोक्सीमेशन। तो ये सॉल्यूशन जो है हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्लेन वेव है जो है वो फ्री स्पेस में कैसे प्रोपगेट करती है जो है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं जो है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिएंटेड होते हैं। जी सर, ये ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ है कि काफी बच्चे एक्चुअली अभी जो है ना पेपर देखने के लिए गए हाँ हुए मुझे हैं। पता है जो है, लेकिन अब इसलिए अब तो क्लास तो होगी अब सारी बात, फिर बाद में वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे जो, क्योंकि राइट आप सर, क्लासेस सारी मिस तो नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो है वो पब्लिक हॉलीडे की वजह से 2 घंटे की उनकी क्लास मिस हुई है, तो इस तरह फिर क्लासें मिस करें तो फिर वो फायदा नहीं है। राइट सर फिर अटेंडेंस होगी? जी अटेंडेंस होगी जो है, वो अटेंडेंस फॉर्म शेयर हो गया। अच्छा, मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने कहा था कि बेसिस है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का जो है। तो आपके पास 2 डाइवर्जेंस इक्वेशन है जो है और 2 कर्ल इक्वेशन है। तो मैक्सवेल ने 1865 में जो है एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि लाइट इज द सेम एज ईएम वेव। तो आज के लेक्चर में मेन पर्पस ये है कि हम देखें कि ईएम वेव जो है जैसे लॉसलेस या फ्री स्पेस में जो है वो कैसे जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन ये टाइम डोमेन में जो है यहाँ पे गिवन है जो है। टू कर्ल इक्वेशन है, टॉप वाली फैराडेस लॉ है, नीचे एम्पियर्स लॉ विद डिस्प्लेसमेंट करंट है जो मैक्सवेल ने टर्म इंट्रोड्यूस कराई। तो ये कर्ल इक्वेशंस है और 2 डाइवर्जेंस इक्वेशन है जो कि ये गॉस लॉ और आपके पास जो है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम फ्री स्पेस में जो है एक assumption ले सकते हैं कि आपके पास जो है फ्री स्पेस में चूंकि लॉसलेस मीडिया जो है तो आपके पास जे जो है 0 होगा, क्योंकि जे जो है बाय डेफिनेशन जो है आपके पास सिग्मा टाइम ई होता है जो है। तो आपके पास फ्री स्पेस में सिग्मा 0 होता है तो फिर जे भी 0 होगा। इस तरह अगर सोर्स फ्री मीडियम है तो कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये टर्म भी 0 होगी। तो ये इक्वेशन फिर मैक्सवेल इक्वेशन ये सिंप्लीफाई हो जाती है कि जे और रो वी टर्म जो है ये आपकी 0 हो जाती है। सो अंडर द अजम्पशन कि आपके पास सोर्स फ्री एंड लॉसलेस मीडिया है तो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन की ये फॉर्म आएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये टाइम डोमेन में मैक्सवेल इक्वेशन है। ये जो सबसेट टी है जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये हम टाइम डोमेन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब इसलिए ये डेरिवेटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, नेक्स्ट जो है और एक चीज जो है यहाँ पे नोट करें इंट्यूटिवली कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बता रहा है कि एक कर्लिंग या सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो है, और आपके पास एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन टर्न जो है फिर एक सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो है, और इसी तरह फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फिनोमेना जो है कंटिन्यूस रहेगा जो है। तो उसका मतलब ये है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कपल्ड है जो है, ईच वन चेंजिंग विद टाइम प्रोड्यूस द अदर वन। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था, तो यहाँ पे ये कपल्ड यानी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम जो है मैक्सवेल इक्वेशन को फेज यहाँ पे एक चीज तो बता दें जी सर, ये बी की यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर क्यों होती है? इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं ना, तो मीटर क्यूब नहीं आनी चाहिए डिनोमिनेटर में? बी की यूनिट कूलम तो नहीं होती जो है ना, जो है कूलम तो जो आपके पास जो है कूलम पर स्क्वायर मीटर। नहीं, इसकी तो टेस्ला होती है ना, बी की यूनिट टेस्ला होती है जो है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है जो है। वो खैर पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी यूनिट जो है, इसकी यूनिट कूलम नहीं होती, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम सिंपली टेस्ला कहते हैं बी की।
तो वो डेंसिटी है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो वो जो यानी वो फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर है ना, तो फ्लक्स यानी वेबर है जो है, और पर मीटर स्क्वायर जो है वो जो है ऑब्वियसली एरिया जो है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या इन शॉर्ट जिसको टेस्ला कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास टाइम डोमेन मैक्सवेल इक्वेशन है जो है। अब हम इनको फेजर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना चाह रहे थे। उसके लिए जैसे हमने पहले देखा था कि ये पार्शियल और पार्शियल टी जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे जे ओमेगा से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, और यहाँ भी जे ओमेगा आ गया जो है, ये पार्शियल और पार्शियल टी टर्म, और यहाँ पे मैंने b इज इक्वल टू म्यू एच जो है, ये कंस्टिट्यूटिव रिलेशन है ये यूज की, और यहाँ पे d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई जो है, जो कंस्टिट्यूटिव रिलेशन है यहाँ ये यूज कर ले। तो ये आपके पास फिर फेजर फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन मौजूद है फेजर फॉर्म में जो है, हम ये देखना चाहते हैं कि जी सर ये देखिए ना, ये जो ऊपर जो कर्ल की इक्वेशंस है उसमें एच के आगे ई क्यों लग रहा है? वो जैसे डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय एच, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है एच के साथ, तो आगे ई लग रहा है, एच के करस्पॉन्डिंग एच नहीं होना चाहिए? ये फंडामेंटल फिजिकल लॉ है ना जो आपके पास जो है, जैसे पहली इक्वेशन है आपके पास कर्ल ऑफ ई जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ बी होता है जो है ना, ये फंडामेंटल फिजिकल लॉ है जो है, ठीक है। फैराडेज लॉ की फॉर्म है जो है, आप अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं रख सकते जो है ना, ये फैराडे लॉ है कि जो आपके पास पॉइंट फॉर्म में जो है। फिर इसको हमने जो है, हमने सिंपली ये किया है कि इसको बी की जगह म्यू एच कर दिया लेस से जो है, ये म्यू लेस से बाहर ले आए जो है, और पार्शियल एच बाई पार्शियल टी कर लें जो है। और उसके बाद जो है हमने जब फेजर फॉर्म में इसको किया जो है, तो हमने इसमें उसमें ये पार्शियल और पार्शियल टी की जगह जे ओमेगा प्लेस कर दिया। तो ये अपने यानी अपनी मर्जी से तो हमने ई और एच नहीं लगा रहे जो है ना, फंडामेंटल फिजिकल लॉ है जो है, ठीक है। ये फैराडेज लॉ है, और इसी तरह ये जो आपके पास जो है वो आपके पास एम्पियर्स लॉ है जो है। तो मैक्सवेल इक्वेशन कुछ भी नहीं है आपके पास, फंडामेंटल फिजिकल लॉ है, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये आपके पास गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो आपके पास जो है ये मैक्सवेल इक्वेशन फेजर फॉर्म में मौजूद हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये आज का, ये दो लेस इक्वेशन अगर देखें, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहे हैं जो, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ रहे हैं। तो ये बेसिकली टू इक्वेशन टू अननोन हम कह सकते हैं, टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, ठीक है। अननोन जो है आपके पास ई और एच है, ठीक है। तो हम इसके लिए लेस से अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए से सॉल्व करना है जो है इन दो इक्वेशन को, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए जो है जो यूजुअल प्रोसीजर होता है, हम जो है वेक्टर वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। और उसको उससे फिर ये दोनों इक्वेशन जो है, ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे एक सिंगल जो है आपके पास सेकंड ऑर्डर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी। अच्छा, वो करते कैसे हम जो है वो हम प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये आपके पास दो कपल इक्वेशन है, मैं पहले बताया कि दो इक्वेशन दो अननोन है, ये कर्ल इक्वेशन है। हम उसको सिंगल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम करेंगे क्या कि पहली इक्वेशन जो है जैसे इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 का हम कर्ल ले लेंगे दोनों साइड पे जो, ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर कर्ल लूं तो क्या बनेगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू कर्ल ऑफ एच। फिर आप क्या करेंगे, ये जो कर्ल ऑफ एच की टर्म है यहाँ पे जो है, ये सेकंड इक्वेशन है जो, इस इक्वेशन 2 को जो है आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में जो है माइनस जे ओमेगा म्यू, और ये कर्ल ऑफ एच की जगह हम लिख सकते हैं जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो। तो हम क्या करते हैं, वी टेक द कर्ल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट द सेकंड इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ किया था। ये अगर आप करें तो ये आपके पास फॉर्म है जो कि यहाँ पे आई थी आपके पास। अच्छा, अब आगे जो है ये देखें कि ये जे स्क्वायर जो है -1 होता है और एक माइनस यहाँ पे पहले से है, तो ये प्लस हो जाएगा जो। तो आपके पास और ओमेगा स्क्वायर है, दो टर्म है, और म्यू एप्सिलॉन और ई जो है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फॉर्म आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है जो है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, इस कांस्टेंट को हम जो है लेट्स से बीटा कह देते हैं। बीटा लेट्स से वी डिफाइन एज ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, इसको बीटा स्क्वायर कह देते हैं जो।
और बीटा जो है फिर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लेंगे जो है तो उसका ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर लिया जो है कांस्टेंट बीटा बाय डेफिनेशन जो ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है, जो कि बेसिकली जो है हम पहले देख चुके हैं वेव नंबर या फेज कांस्टेंट इन रेडियन पर मीटर है। ठीक है, ये सेम बीटा है जो कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि 2 पाई बाई लैम्डा था जो है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने जो है ये डिफाइन कर लिया जो है, तो अब हम इस इक्वेशन को ऑब्वियसली फिर यूं भी लिख सकते हैं जो है कि ये ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन की जगह हम उसको जगह बीटा स्क्वायर लिखते हैं, और उसको ये टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कर्ल ऑफ ई माइनस बीटा स्क्वायर ई। अब यहाँ पे देखें शुरू में आपके पास जब स्टार्ट किया था आपने टू इक्वेशन टू अननोन थे जो है, अब आपके पास वन इक्वेशन एंड वन अननोन है जो है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इसको ले आएंगे। तो बेसिकली किया क्या हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया है और बीटा डिफाइन करके उसको ये इस फॉर्म में ले आए। अच्छा नेक्स्ट जो है ये जो कर्ल ऑफ वेक्टर होता है जो है, इसके लिए एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है जो है कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड माइनस लैप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। हम इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे इसमें कर्ल ऑफ ई की जगह हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस वेक्टर आइडेंटिटी ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लैप्लासियन ऑफ ई। अच्छा फिर यहाँ पे आप ये देखें कि ये डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है, जो डाइवर्जेंस ई जो है, अगर हमें पता था कि जो गाउस लॉ इक्वेशन होती है जो है पॉइंट फॉर्म में जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी था जो, और चूंकि सोर्स फ्री रीजन था हमारा तो हम इसको लिख सकते थे डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो जो है, ये टर्म जीरो थी। और क्योंकि एप्सिलॉन तो जीरो होता नहीं है जो है, इसलिए हम इसको मजीद लिख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो है। तो ये जो है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक ये टर्म आपके पास जीरो होगी। ये टर्म अगर हम इसको जीरो कर दें जो है तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनती है जो है ये बनती है कि लैप्लासियन ऑफ ई प्लस बीटा स्क्वायर ई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन का एक नाम है, इसको हम वेक्टर वेव इक्वेशन या फिर वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, तो ये बेसिकली जो है वेक्टर वेव इक्वेशन कहलाती है। इसको हमने सॉल्व करना है बेसिकली जो है, ताकि हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी मीडियम में अगर इसको सॉल्व कर लें जो है जैसे फ्री स्पेस में जो है तो या लॉसलेस मीडियम में, तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपेगेट करता है उस मीडियम में। तो आज के लेक्चर में हम जो है लॉसलेस मीडियम के लिए इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ मैंने ये ड्राइव किया है वेक्टर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने वेक्टर वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्राइव करनी है, फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए? सेम होगा सर, सेम होगा, लेकिन आपने करना क्या होगा जो है ये जो फंडामेंटल इक्वेशन का कर ले लेंगे, सेकंड इक्वेशन का कर लेके फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिए और बाकी प्रोसीजर सेम होगा जो है। एट द एंड आपके पास जो है जो इक्वेशन आएगी जो है ये आप करके एज होमवर्क ट्राई भी कर सकते हैं जो है, सिंपल जो इक्वेशन आएगी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म सेम होगी कर्ल ऑफ एच प्लस बीटा स्क्वायर एच इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस ई की जगह एच आ जाएगा, बाकी सारा मैथ सेम रहेगी। अच्छा हम इस वेक्टर वेव इक्वेशन को हम देख रहे हैं, ये वेक्टर वेव इक्वेशन है और हमें ये पता है कि एक वेक्टर जो लैप्लासियन होता है जो है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जी कंपोनेंट होगा। अच्छा तो इसका मतलब है कि ये कितनी इक्वेशन हुई जो है, ये बाय द वे कितनी इक्वेशन है फिर जो है, अगर ये वेक्टर है जो है ये तीन इक्वेशन है, तीन स्केलर इक्वेशन है बाय द वे। ठीक है, एक ई एक्स में कंपोनेंट के साथ, एक ई वाई कंपोनेंट के साथ और एक ई जी कंपोनेंट के साथ। अच्छा ऑब्वियसली उनके फंक्शनल फॉर्म सेम है, यानी इसको इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना पार्शियल ई एक्स प्लस बीटा स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक और इक्वेशन ये बन जाएगी पार्शियल ई वाई प्लस बीटा स्क्वायर ई वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये एक और इक्वेशन बनेगी पार्शियल ई जी प्लस बीटा स्क्वायर ई जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है बेसिकली जो है ये एक्चुअली थ्री स्केलर इक्वेशन है। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस ही है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था।
अच्छा, तो अब लेट्स से हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं कि अभी वेक्टर हम सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाकियों की फंक्शनल फॉर्म सेम है जो है। अगर आपको y के लिए कहा जाए तो वही प्रोसीजर लगेगा, z के लिए वही प्रोसीजर लगेगा। तो हम लेट्स से अज्यूम करते हैं कि अब सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है फिर जो है इसको हम स्केलर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, वेक्टर जो है उसके 3 कंपोनेंट थे जो है, और ये जो इक्वेशन है जिसमें ये Ex जो है आपके पास स्केलर कंपोनेंट है, ये स्केलर वेव इक्वेशन है, ये वेक्टर वेव इक्वेशन। अच्छा, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ताकि हमें Ex पता लगे कि Ex जो है उसकी आपके पास फेजर फॉर्म क्या है जो है, के लिए जो है एक अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन लेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका जिक्र किया था जो है कि अगर आपके पास लेट्स से कोई एंटीना है यहाँ पे जो है, तो उससे जो वेव जो है आपके पास एमिट होती हैं जो है वो स्फेरिकल वेव्स होती हैं। ये आपके पास जो है आपके पास स्फेरिकल वेव्स है। लेकिन जब आप काफी दूर चले जाते हैं उससे जो है, तो फिर आपके पास जो है ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि एज इफ जो है ऑब्जर्वर को, अगर ये काफी दूर है हम जो है एंटीना से जो है, जो टिपिकल होता है जो है, जैसे टावर है काफी दूर लगा होता है जो है, तो हमारे पास हम ये जूम कर सकते हैं कि हम एक जो लोकली जो है आपके पास प्लेन वेव बन रही है स्फेरिकल वेव से। और दूसरी अजम्पशन फिर हम ये ले रहे हैं ये प्लेन वेव है जो है, ठीक है, कि वो एक प्लेन बन गया जो है स्फेरिकल वेव। और एक और अजम्पशन हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव है। यूनिफॉर्म का ये मतलब है कि अगर हम लोकली इस प्लेन को देखें जो है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है जो है एवरीवेयर जो है इस प्लेन में। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है जो मेरी, जैसे अज्यूम कर लें कि ये एक्स एक्सेस है और ये आपके पास वाई एक्सेस है, और वेव लेस से जी में प्रोपोगेट कर रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया गया जो है ये एक्स है, वाई है और ये जी है जो है, तो लोकली जो है उसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द प्लेन जो है आपके पास सेम है जो है, तो कांस्टेंट है या, इसलिए इसका हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं उसे, यूनिफॉर्म प्लेन वेव है और वेव प्रोपोगेट कर रही है जी में जो है। अच्छा, तो उसको मैथमेटिकली हमने याद करें कि हमने जो पीछे लिया था जो है, हमने एक्स कंपोनेंट लिया था जो है, तो एक्स कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन जनरल 3 कंपोनेंट है, हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। ये उसका स्केलर कंपोनेंट है और ये उसका Ax यूनिट वेक्टर जो है ये बता रहा है कि वो ओरिएंटेड एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, और साथ में हम ये अजम्पशन जो ले रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म है एक्स वाई प्लेन में जो, उसका क्या मतलब है जो है? एक अजम्पशन तो ये है ना कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड है या पोलराइज है एक्स डायरेक्शन में जो है, वो ये Ax यूनिट वेक्टर बता रहा है जो है, ये आप इधर देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मतलब एक्स वाई में यूनिफॉर्म है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जी हो जाएगा। हाँ, सिर्फ फंक्शन ऑफ जी है जो है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ जी ये बता रहा है कि वो एक्स वाई का फंक्शन नहीं है। उसका एक मतलब ये भी है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई जो है वो जीरो है ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन ऑफ जी है। और तो एक 3D में जो है ये प्लेन वेव इस तरह की नजर आएगी कि ये लेट्स से जी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है अगर ये ट्रैवलिंग वेव है लेट्स से जो है, लेकिन एक लोकली एक्स वाई प्लेन में जो है अगर एक प्लेन लूं मैं जो है उसमें उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो साथ में हम ये अजम्पशन ले रहे हैं जो है कि वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है या ट्रेवल कर रही है इन जी डायरेक्शन पे। तो ये हमारी अजम्पशंस हैं जो है, इसको हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन या यूनिफॉर्म प्लेन वेव अजम्पशंस कह रहे हैं जो है। तो अंडर दैट अजम्पशन जो है हम इस स्केलर वेव इक्वेशन जो है जो कि हमने पहले ड्राइव की थी जो है इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये हमारी वो प्लेन वेव फील्ड सॉल्यूशन या वो अप्रोक्सीमेशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ जी एक्स कंपोनेंट था और वो उसका यानी वो Ax में ओरिएंटेड है जो है उसका, और वो सिर्फ फंक्शन ऑफ जी है जो। अब इसको अगर मैं ये लेप्लाशियन जो है जो पार्शियल स्क्वायर जो E ऑफ x है जो है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो लेप्लाशियन को इस तरह लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल x स्क्वायर Ex प्लस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल y स्क्वायर Ex और पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल z स्क्वायर Ex। ये लेप्लाशियन ऑफ स्केलर फील्ड जो है उसको ऐसे एक्सपेंड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ फंक्शन ऑफ जी है जो है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स और वाई के डेरिवेटिव जो है ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है जो है
यहाँ पे मैंने पार्शियल के बजाय सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। क्यों ले लिया? जो पार्शियल कब लेते हैं और जो सिंपल डेरिवेटिव कब लेते हैं? बताएं। सर पार्शियल तब लेते हैं ना जब विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट करना हो, मतलब जी विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी डेरिवेटिव है ना, ये आप उल्टा कह गए शायद, जो है ना कि आर्डिनरी डेरिवेटिव तब होता है जब सिंगल वेरिएबल होता है, और पार्शियल तब लेते हैं जब आपके पास टिपिकली जी यानी एक्स वाई लेट्स से फंक्शन है जो है, तो हमने लेट्स से एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो ये बताने के लिए जो है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो फिर हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर वो एक जी सिंगल वेरिएबल का ही है आपके पास जो है, तो फिर तो यहाँ पे जो कि वो सिंगल वेरिएबल जी का ही फंक्शन था, तो उसको ऑब्वियसली मैं पार्शियल की जगह फिर सिंपल आरडी डेरिवेटिव भी ले सकता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को ये आपके पास जो है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप मैथ में देखते आ रहे हैं जो, तो आप अगर लेट्स से दोबारा मैथ की बुक से भी देख सकते हैं, वो सॉल्यूशन जो है आपके पास जो है, इसमें क्या करते थे हम, कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन बनाते थे जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बना के उसके रूट फाइंड करते थे और फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आता था। तो ये सॉल्यूशन फिर जो है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी आरडी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर जो है, उसका सॉल्यूशन जो है ये है फिर जो ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है जो है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेव प्रोपगेट हमारी किस तरफ कर रही है वैसे बाय द वे, ये जो है आपके पास जी डायरेक्शन में, प्लस जी डायरेक्शन में। अगर जो है या माइनस जे बीटा जी आ रहा है जो है, अगर प्लस जी की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर आपका सॉल्यूशन है और इसमें बीटा ऑब्वियसली इस तरह डिफाइन किया था, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट का। अगर आपकी वेव जो है नेगेटिव जी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो फिर ये सॉल्यूशन जो है, जैसे अगर वेव यानी यूं ट्रेवल कर रही होती है, जैसे ये प्लस जी था और वेव जो है आपके माइनस जी में ट्रेवल करती है, तो फिर आपके पास ये सॉल्यूशन आता होता है कि प्लस ये बीटा जी। तो लेकिन हम फिलहाल अजम्पशन यही ले रहे हैं जो है कि हमारे पास वेव फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है जो है लेट्स से प्लस सी में जो है, तो ये इसका मतलब है कि लेट्स से ई नॉट डैश इसे कह लें, तो ये ई नॉट डैश जो है फॉर द टाइम बीइंग जीरो है। अच्छा, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया जो है, जो स्केलर वेव इक्वेशन थी अंडर द अजम्पशन ऑफ प्लेन वेव फील्ड जो है। अच्छा, ये सॉल्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन में आपके पास है। अब अगर हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जो बता सकते हैं? अगर हमने इसको टाइम डोमेन में लेके जाना है जो है, ये फेजर डोमेन में जो है, तो क्या करते थे हम जो सर ई पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है इसको, इस फेजर को, और उसका रियल पार्ट ले लेना है। ठीक है, ये जब आप करेंगे जो है, तो आपके पास ये क्वेश्चन बनेगी ई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई नॉट कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा यूजिंग आइडेंटिटी। ये कुछ फेमिलियर लग रही है चीज जो है, ये क्या चीज है जो है लास्ट क्लास से? जी सर, वो ई को हमने जैसे वो पिछली दफा डिस्कस किया था, वो ई को हमने उसमें कन्वर्ट करते हैं कॉस में, वो फेजर और वो लेते हैं। इसकी मुझे ये बताएं कि इसकी फिजिकल सिग्नल अभी ट्रैवलिंग आपको लग, ये ट्रैवलिंग वेव है जो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस जो है, और ये ट्रैवलिंग वेव है जो है, इसको हमने डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे देखें तो वेव ट्रैवल कर रही थी, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो है, वो ट्रैवलिंग वेव टाइम डोमेन में ट्रैवलिंग वेव बन रही है जो है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज जो है, फेज वेलोसिटी क्या होगी जो है, जो वेव अगर ट्रैवलिंग वेव है तो उसकी वेलोसिटी क्या, कुछ वेलोसिटी भी होनी चाहिए जो है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फेज वेलोसिटी होती है, जैसे एक पॉइंट लें अगर हम वेव पे जो है, तो उसकी वेलोसिटी हम देखना चाह रहे हैं जो है, उसको हम यू से डिनोट कर रहे थे फेज वेलोसिटी को, वो हमने डिफाइन किया था कि ओमेगा बाई बीटा से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ओमेगा जो है आप बीटा जो हमने ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे जो है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट जो है, यहाँ पे ओमेगा अगर सब्स्टिट्यूट कर लें, ओमेगा फिर कट जाएगा जो है, तो यू आपके पास 1 म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट आ जाता है। ये देखें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है जो है आपकी वेव की वेलोसिटी जो, ये कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर जो है मीडियम के पैरामीटर है बाय द वे जो है, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अगर हम जब फ्री स्पेस का केस लें जो है, फ्री स्पेस में क्या होता है कि म्यू की जगह म्यू नॉट आ जाएगा जो, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट क्या होता था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ जो है हेनरी पर मीटर, और जो एप्सिलॉन नॉट होता था वो कितना होता था 8.85 इंटू 10⁻⁻12
क्या होता था इसका यूनिट? फैरेड पर मीटर। अच्छा, ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो और ये यू जो है अब फ्री स्पेस में जो है देखें ये 3 × 10⁸ निकल आती है जो है, जो कि आपके पास c के इक्वल थी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो ये सबसे पहली अजम्पशन थी जो मैक्सवेल ने सबसे पहले नोट की थी जो है कि लाइट एंड ईएम वेव आर वन एंड सेम फिनोमेना। उसने ये मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व किया था जो है, उसे यानी वेव इक्वेशन बना के और उसकी वेलोसिटी निकाली थी जो, और जब वेलोसिटी निकाली तो वो ये 3 × 10⁸ निकली थी जो। तो फिर उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ ये ईएम वेव और लाइट जो है वन एंड सेम फिनोमेना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया जो है। तो हमने ये देखा था कि टाइम वेरिइंग जो फील्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल होते हैं, तो साथ में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये उसका ऑब्वियसली स्केलर कंपोनेंट है। अगर वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे जो है, इस पूरे को एक्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसका वेक्टर है जो है, ये स्केलर है जो है कंपोनेंट, और ये उसका वेक्टर कंपोनेंट है। अच्छा, आप मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बनो? कोई एक तरीका एग्जिस्ट करता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें? मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, आप मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और मैग्नेटिक फील्ड आपसे कहा जाए निकालें तो आप मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने ये एग्जांपल्स भी की थी जो। तो इस केस में जो है अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करें तो हम जैसे ये कर्ल इक्वेशन यूज करते हैं जो है कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। ये बेसिकली फैराडेज लॉ है जो है कि कर्ल ऑफ E इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बी जो है। अच्छा, हमें E गिवन है और H फाइंड करना है जो है, तो इसको ऑब्वियसली हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि H इधर लेके और ये बन जाएगा -1/j ओमेगा म्यू कर्ल ऑफ E जो। अच्छा, कर्ल ऑफ E जो है उसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो है। और यहाँ पे अगर देखें जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ जो है कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है? सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ये एक्स कंपोनेंट। तो मैंने ये वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट को जीरो कर दिया जो, ये दोनों जीरो हो गए। और ये सिर्फ फंक्शन ऑफ जी है जो है, इसका मतलब है कि ये x डेरिवेटिव और y डेरिवेटिव जीरो हो गए। तो ये जरा सिंप्लीफाई हो गया हमारी कर्ल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ex की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो है, ex हमारे पास ये है जो है E नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी जो है, इसको ये आपके पास ex है आपके पास, ठीक है, जिसको मैंने ex जी कहा हुआ है जो। ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में जो, तो आपके पास जो है यहाँ पे ex की जगह अभी आपने सब्स्टिट्यूट करना है इससे जो है, तो क्या आ जाएगा जो है ये एक्सपोनेंशियल E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी एज इट इज आ जाएगा, और साथ में विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस जे बीटा आ जाएगा। तो आपके पास माइनस जे बीटा आ जाएगी टर्म, और ये बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी जो है, ये जो थी। अच्छा, यहाँ से आप देखें ये जे कट जाता है जो है, और आपके पास जो है ये जो इक्वेशन बनती है जो है क्या बनती है जो है, ये माइनस और ये माइनस जो है, ठीक है, ये मिलके प्लस बन जाएंगे जो, और आपके पास बीटा ओमेगा म्यू ई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी ए वाई जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड एच निकला है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बीटा हमें पता है, बीटा क्या था जो है, वो आपके पास ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट था। ये बाय द वे अगर गौर करें जो है ये सेम चीज है, ये ओमेगा, ये हमने कहा था ना कि यू जो है 1/μ एप्सिलॉन स्क्वायर रूट होती है जो, ये बेसिकली ओमेगा बाई यू है जो है, ठीक है, या पहले क्योंकि हम देखते थे ना यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा जो, ये जो चीज है वही चीज बता रही है कि ओमेगा बाई यानी यू है जो है ये चीज, क्योंकि यू हमारी बाई डेफिनेशन ये थी जो। अच्छा, तो यहाँ बीटा की जगह हम यानी ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अगर सब्स्टिट्यूट कर दें जो है, तो अगेन ओमेगा हम काट सकते हैं जो। अच्छा, यहाँ पे फिर जो है अगर हम म्यू को हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट फिर जो है ये म्यू कट जाएगा टॉप से, तो हमारे पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई म्यू नॉट स्क्वायर रूट। अगर हम इसको डिवाइड कर दें नोमिनेटर के बजाय डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई, ये अब रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, म्यू ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर आपके पास आया जो है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था जो है और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया। अच्छा, ये जो चीज है यहाँ पे जो है इसको क्या मैं एच नॉट कह सकता हूँ जो,
ठीक है, कोई कांस्टेंट है जो है एच नॉट। अच्छा, तो इसका मतलब ये अगर हमने फाइंड करना था एच नॉट जो है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर आप ई नॉट पता था आपको जो है, तो आपने सिंपल एक नंबर से उसे डिवाइड किया जो है, ये म्यू और एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, तो एच नॉट पता लग गया। और एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी टर्म अभी भी हुई है जो है, और ये यूनिट वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में था और ये वाई में आया है। अच्छा, एच नॉट इसका मतलब है कि यानी इसको हम एच नॉट कह रहे हैं। एच नॉट अगर निकालना हो जो है, और ये पूरी चीज जो है ये वाई कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट था, तो मैग्नेटिक फील्ड का देखें उसके ऑर्थोगोनल एक कंपोनेंट आया है वाई कंपोनेंट, जिसका मैग्नीट्यूड सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप स्केलर न्यू और एप्सिलॉन स्क्वायर रूट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अच्छा, वो एच नॉट जो है हम कह रहे हैं कि ई नॉट, इसको हमने बाय डेफिनेशन लेस से क्या देते हैं म्यू और एप्सिलॉन स्क्वायर रूट को ईटा डिफाइन कर देते हैं। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर आपको ई नॉट पता हो तो आप सिंपल इस ईटा से डिवाइड करें तो आपके पास एच नॉट आ जाता है। ये आपके पास समरी सी एक समरी है जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ये पता था कि वो ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी ए एक्स था, ठीक है, एक्स कंपोनेंट था उसका। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो एच नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी ए वाई निकला, यानी उसका वाई कंपोनेंट था सिर्फ। और ये एच नॉट जो है अगर ई नॉट पता हो आपको और आपको कहा जाए कि एच नॉट निकालें, तो आप सिंपल ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा से निकालेंगे। ईटा जो है बाई डेफिनेशन म्यू और एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है, तो ये ई नॉट बाई एच नॉट जो है यानी बाई डेफिनेशन जो है ये ईटा जो है। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए वैसे भाई, कोई बता सकता है ईटा की जो यूनिट लेस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? सर वो कूलम पर वोल्ट पर वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर में। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। नहीं, एम्पेयर पर मीटर होती है। अच्छा, ये मीटर तो कट जाएगा जो है, तो यानी वोल्ट बाई एम्पेयर, ये क्या चीज है जो है वोल्टेज और करंट, ये कोई चीज फेमिलियर लग रही है जो V डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस की होती थी। वोल्ट V डिवाइडेड बाई I क्या होता है? ये कैपेसिटेंस होती है जो, और रेजिस्टेंस होती है, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो ठीक ये है ओम, इसकी यूनिट इसका मतलब है कि ओम है जो है, ये इंपीडेंस है जो है, ठीक है, जो आपके पास जो है, तो ये ओम की यूनिट है। इसलिए जो ईटा जो है इसको हम एक खास नाम देते हैं, इसको इंट्रिंसिक इंपीडेंस हम कह रहे हैं, यानी मीडियम, जो मीडियम जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है जो है उसकी इंट्रिंसिक या इनहेरेंट इंपीडेंस है जो है, उसकी रीजन ये है कि इसकी यूनिट जो है ओम बन रही है। तो ये बाय डेफिनेशन जो है हम म्यू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर रूट होती है जो है आपके पास। अच्छा, फ्री स्पेस में जो है अगर आप निकालें जो है ये म्यू नॉट, फ्री स्पेस में क्या होगा कि ये ईटा नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं फ्री स्पेस को, तो ये म्यू नॉट जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, एप्सिलॉन नॉट जो कि 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो इससे अगर आप निकालें जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से जो है, पहले याद करें हमने सी निकाला था जो कि ये नंबर निकला था फ्री स्पेस में, कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकल आई थी। अब हमने अगर इसको डिवाइड करें स्क्वायर रूट को, तो ये इंट्रिंसिक इंपीडेंस अप्रोक्सीमेटली जो है फ्री स्पेस की जो है वो 377 ओम निकलती है। तो ये नंबर अब आप याद रखें कि फ्री स्पेस जो है, जो एक वेव ट्रेवल करती है उसको एक इंपीडेंस जो नजर आती है फ्री स्पेस में वेव को जो है वो 377 ओम है। तो ये हमारी समरी है जो है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता था। ये रेड देखें जो है, जो रेड है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और वो ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जी जो है वो आपके पास ये ई एक्स है। अच्छा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है वो उसके ऑर्थोगोनल है, उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ये ब्लू जो है और से देखेंगे ये वाई डायरेक्शन में आपके पास जो है ये इसका सिर्फ वाई कंपोनेंट है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है एच वाई जो है वो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ई नॉट जो है जो आपको गिवन हो उससे ईटा से डिवाइड करें जो कि कांस्टेंट था जो है, जैसे फ्री केस में 377 आया था, किसी और मीडियम में कुछ और नंबर आएगा, तो ये आप डिवाइड करके यानी निकाल सकते हैं एच का मैग्नीट्यूड जो है। ये ब्लू जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है उसके ऑर्थोगोनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स में थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस में है जो है वो जी में जो है। तो ये तीनों ऑर्थोगोनल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और यानी एक ट्रायड बन रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड
उसके ऑर्थोगोनल y में जो है, और डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपोगेशन है जो है वो आपके पास जो है, लेट्स उसे मैं k वेक्टर से डिफाइन करूं, तो वो आपके पास z डायरेक्शन में। टिपिकली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो इस तरह निकालते हैं, एक e क्रॉस h से निकालते हैं। अगर आप मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लूँ ना अलोंग एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लूँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ई क्रॉस एच ले लूँ तो वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज याद रखें कि ये ई नॉट जो है इन जनरल एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है इसका, यानी एक मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और फेज भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर टाइम डोमेन में इसको कन्वर्ट करना है जो है, तो आप सर क्या करते इसमें हैं? ई और एच की डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना? हाँ, यानी ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है जो है, एक t इज इक्वल टू लेट्स से कोई 0 पे या कुछ पे होगा, फिर टाइम के साथ जो है ट्रैवलिंग वेव जो है ना, टाइम के साथ जो है फिर वो ट्रैवल करती है ना जो है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और वो z डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। वेव ट्रैवल सर जी की डायरेक्शन फिर चेंज नहीं होगी, मतलब फिर शायद नहीं, z की नेगेटिव डायरेक्शन सेम रहेगी है ना, वो वेव ट्रैवल एक ही डायरेक्शन में करेगी। अभी थोड़ी देर में मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये देखें, आप जो है टाइम डोमेन में से कन्वर्ट करें तो आप क्या करना है, आपने एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट ले लेना है जो है। ये देखें एक ट्रैवलिंग वेव बन रही है जो है आपके पास z डायरेक्शन में प्लस c डायरेक्शन में, और ये भी देखें मैग्नेटिक फील्ड भी एक ट्रैवलिंग वेव है प्लस c डायरेक्शन में। सिर्फ ये है कि उसका वेक्टर जो है ये x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये आपके पास यानी दो ट्रैवलिंग वेव्स हैं आपके पास, दोनों कपल्ड हैं आपके पास, और दो ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है एक। अच्छा, तो ये जो है इसकी जो है अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर देखें ना जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सिर्फ x कंपोनेंट है, तो वो x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जैसे ये x है और ये y है और ये z है जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास एक साइनोसाइडल वेव है जो है, तो मैंने किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जैसे t/4 पे से प्लॉट किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है x में जो है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऑर्थोगोनल है उसका y कंपोनेंट है ये जो है, ठीक है। ये आपके इस तरह ओरिएंटेड है, उसके बिल्कुल ऑर्थोगोनल, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो दोनों के ऑर्थोगोनल है, x और y जो है इलेक्ट्रिक फील्ड x में था, मैग्नेटिक फील्ड y, और ये z में है जो है, तो ये तीनों ऑर्थोगोनल होते हैं हमेशा जो है। अच्छा, इसकी अगर हम एनिमेशन देख लें जो है, तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा जो है, तो वो आपको फुली क्लियर हो जाएगा फिर जो है। अच्छा, ये देखें जो है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ट्रेवल कर रहा है जो है, ये जैसे येलो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों ट्रेवलिंग वेव है, दोनों एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो आपको ऐसे नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आपके पास जो है जैसे सिर्फ x ए कंपोनेंट है x है, और मैग्नेटिक फील्ड का y है अगर कंपोनेंट, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लेट्स से z है जो है, तो वो ट्रेवल कर रही है आपके पास जो है, लेकिन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसे नजर आएंगी, लेकिन एक्चुअली जो है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो ट्रेवलिंग वेव बन रही है। तो ये दोनों जो है बेसिकली जो है ट्रेवलिंग वेव्स हैं जो। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो है, कुछ हमने डिस्कस कर नजर ही नहीं आया। नजर ही नहीं आया जो, नजर क्यों नहीं आया जो, दोबारा चलें देख लेते हैं। सर वैसे थोड़ी देर वो लैग आया था वीडियो में, ये इसलिए। देखें जो है, ठीक है, जो है आपके पास ट्रैवलिंग वेव है जो है, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ऑर्थोगोनल है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के आपके पास यानी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का फिजिकली फिनोमेना इस तरह का होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो देख लेते हैं जो है, कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो, लेकिन दोबारा भी देख लेते हैं जो। अच्छा, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, वो ऑर्थोगोनल है जो। इलेक्ट्रिक फील्ड x में था, मैग्नेटिक फील्ड y में था जो। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो ऑर्थोगोनल है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी ऑर्थोगोनल है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे xy प्लेन में है, ऐसे ये xy प्लेन है जो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन दोनों के ऑर्थोगोनल है जो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है आपकी z है जो। तो ये कौन सी वेव हुई जो है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ऑर्थोगोनल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, लॉन्गिट्यूडिनल हुई कि ट्रांसवर्स हुई जो, इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स हैं जो है, ठीक है। दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स हैं या ऑर्थोगोनल हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये TEM वेव्स हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। अच्छा, और जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो अगर आपने निकालनी हो जो है, तो वो कैसे निकालते हैं आप जो है, इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करें एक, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ये AH डिफाइन करें, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के वेक्टर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर AK करें,
तो अगर ए ई क्रॉस ए एच निकालें जो है, ई क्रॉस एच निकालें जो है, आप अभी अगर अपनी फिंगर को कर्ल करें फ्रॉम ई टू एच जो है, तो आपका थंब जो है बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है। तो ये आपके पास इस क्रॉस प्रोडक्ट से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो है ये ट्रायड बनता है जो है कि ए ई अगर ए एच और ए के जो है, इन तीनों को देखें जो है तो एक ट्रायड बनता है जो है। तो ए के अगर निकालना हो तो ए ई क्रॉस ए एच निकाल लें। अगर ए एच निकालना आपको कहा जाए तो वो ए के क्रॉस ए ई निकल आएगा। अगर ए ई निकालना हो तो वो ए एच क्रॉस ए के निकल आएगा। एक ट्रायड बनता है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज जो है। इनका देखें कि फेज जो है, इसका फेज क्या है जो है, वो जीरो है जो है, रेफरेंस फेज, और इसका फेज भी जीरो है। दोनों का कोई फेज लैग या लीड नहीं है जो है, ये दोनों इन फेज हैं जो है। यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है जैसे, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा है। उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर ये कोसाइन है तो ये भी कोसाइन ही है जो है, और कोई फेज डिफरेंस नहीं है आपस में। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है जो है, ये वैसे भाई तभी ज्ञान ही होना चाहिए, ये आपके पास है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर एच नॉट है जो है, वो आप सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता हो, आप सिंपल जो है ईटा से डिवाइड करें तो आपको उसका मैग्नीट्यूड निकल आता है। और ईटा क्या था, वो आपके पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है जो है मीडिया की जो है, जो म्यू और एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है जो है बाय डेफिनेशन। और फ्री स्पेस में हमने देखा था वो एक कांस्टेंट नंबर निकलता है, वो 377 ओम निकलता है। अच्छा, जो है जो फेज वेलोसिटी है, हमने अभी देखा है कि वेव ट्रेवल कर रही है किसी आपके पास जी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो जो फेज वेलोसिटी है वो बाय डेफिनेशन ओमेगा बाई बीटा है जो है, या ओमेगा की जो बीटा की जगह अगर ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अगर सब्स्टिट्यूट करें तो वो 1 बाई म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट आ जाती है। तो यू इसका मतलब है कि जो मीडिया है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है जो है, उसका कोई एप्सिलॉन होगा, कोई उसका म्यू होगा जो है, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है। तो फ्री स्पेस में जो है आपके पास वेव का क्या होगी, वेलोसिटी सी थी जो है। अगर लेट्स से एप्सिलॉन किसी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो जाए किसी मीडियम में, तो वेलोसिटी क्या होगी जो है, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी जो है, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी जो है। जैसे अगर 4 के एप्सिलॉन नॉट से में वो कर रही है जो है, वो आपके पास 2 टाइम रिड्यूस हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से जो है। यानी वो जो है, जैसे अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4 में मैं कहता हूँ ट्रेवल कितनी करेगी, स्पीड क्या होगी, वो सिंपल c/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ 4 करें तो स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। अच्छा, और जो आपके पास जो वेव नंबर या फेज कांस्टेंट बीटा जो है, वो बाय डेफिनेशन ओमेगा म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है जो है। ठीक है, ये जो चीज है ये रेसिप्रोकल है सी का जो है, यू का जो, या फिर 2 पाई बाई लैम्डा जैसे लास्ट क्लास में देखा था। तो ये एक समरी है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक लॉसलेस मीडियम में कैसे जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो है। सर ये अच्छा, इन फेज वाली बात दोबारा बता देंगे। इन फेज का मतलब सिंपल ये है ना कि ये कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी, इसका फेज जो है यहाँ पे जो भी फेज है जो है, जैसे हम जीरो है फेज इसका, और इसका फेज जो है वो भी जीरो है, तो दोनों इन फेज है, यानी एक ही फेज है दोनों का। इन फेज यही होता है ना कि जब इसका मैग्नीट्यूड है मैक्सिमा है, वहां पे इसी का मैक्सिमा है, दोनों एक ही फेज में। जैसे अगर कोसाइन और साइन होते जो है, तो फिर कितना फेज होता है इनमें आपस में, अगर ये कोसाइन टर्म होती है और ये साइन होती है, तो फिर क्या होना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो है। अगर इसका सर प्लस फेज तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए ना। हाँ, फेज डिफरेंस सेम है। अभी ये हर केस में सेम नहीं होगा, फ्री स्पेस लॉसलेस मीडियम में हम कह रहे हैं कि सेम है जो है। ये सारी assumption जो है लॉसलेस मीडियम में, जैसे फ्री नहीं मतलब स्पेस सर इन फेज का मतलब ये होता है कि फेज डिफरेंस सेम रहे। हाँ, फेज डिफरेंस सेम है। फेज डिफरेंस जो है ही नहीं, यानी जीरो है जो है, सेम नहीं है जो है, यानी ये एक एग्जांपल है सिंपल सी जो है, इसको देखते हैं फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं जो। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपके पास फ्री स्पेस में जो है, आपने डायरेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास ये दोबारा रिपीट कर लेंगे लेकिन एक दफा कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएं जो है क्या है जो इसमें, एक ट्रैवलिंग वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी जो, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस एक्स एक्सेस जो है। ठीक है, पहली चीज ये तो वही चीज है जो पिछली क्लास में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है जो, वाई एक्सिस। ठीक है, ये देखिए उसका वेक्टर है, ये वाई है, वाई में जो है। तो ये आपके पास जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में उसका ओरिएंटेड है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो है, लेकिन पहले हम क्या करते थे जो है मैक्सवेल इक्वेशन से निकालते थे। अब हमें एक नई चीज पता लगी है कि प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन जो है हमने आज की है जो है, उसकी मदद से ज्यादा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या क्या assumption है, वो देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हम ये कह रहे थे कि उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा एच नॉट जो है, और वो भी कोसाइन इन फेज ही होगी, कोसाइन ओमेगा टी टेंस पावर 8t प्लस बीटा जी जो है 2x जो है, बीटा एक्स सॉरी जो है, और उसके जो यूनिट वेक्टर जो होगा ये हमें नहीं पता, उसका यूनिट वेक्टर ए एच होना है। अब इसलिए वो ए एक्स हो सकता है वैसे बाय द वे कि नहीं, क्या होगा जो है इंट्यूटिवली बताएं मुझे। जेड एक्सिस होएगा सर, जेड एक्सिस होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई में जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स में है, तो ये जेड में है जो है। ओनली पॉसिबिलिटी अभी ये हमें पता करनी है कि ए जी तो हमें पता है, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, प्लस की और माइनस की। प्लस होगा कि माइनस होगा ये आप देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं इसमें दो चीजें आप फाइंड करनी है आपने, बाकी सब कुछ आपने कर लिया। एक एच नॉट फाइंड करना है, और ए एच में हमें ये तो पता लग गया कि ए जी होना है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा वो फाइंड करना है। एच नॉट कैसे फाइंड करें बताएं। सर फॉर्मूला यूज करके इसका सिंपल, एच नॉट जो है ई नॉट हमें पता है जो है, हमने कहा था ई नॉट बाई ईटा जो है। ई नॉट क्या है यहाँ पे कोई बता सकता है? 50 जो है। अच्छा, और उसके अलावा जो है ईटा जो है, ईटा कैसे निकलेगा जो है? मीडियम के पैरामीटर नहीं पता हमें जो है ना, ओमेगा पता है ना हमें सर। हमें ओमेगा पता है जो है, तो हमें ठीक है ओमेगा पता है हमें 10 पावर 8, बीटा पता है हमें कितना है 2 है जो है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने जो है ये ईटा निकालना है। यू हम निकाल सकते हैं वैसे बाय द वे जो है, यू जो है ओमेगा बाई बीटा से निकल आ सकता है, यू निकाल सकते हैं हम जो है। ईटा कैसे निकलेगा जो है? ईटा होता क्या था जो है? ईटा था म्यू बाई एप्सिलॉन स्क्वायर रूट था जो है। ठीक है जो, अच्छा तो हमारे पास जो है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं जो है, निकल भी सकता है कि नहीं जो है बताएं। पैरामीटर्स गिवन होंगे तो सर फिर निकलेगा। अच्छा चलें, फॉर द टाइम बीइंग जो है इसको हम चलें नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखेंगे। अच्छा अभी ये अजम्पशन करें कि ईटा लेस से गिवन है, लेस से जो है ना, ईटा हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेस से कितना था 377 होता है फ्री स्पेस में, अभी हम कोई थोड़ा सा उससे कम होगा 260 है लेस से ओम। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता होता तो ये 260 से डिवाइड करते तो आपके पास, यानी ई नॉट पता है अगर 50, उसको ईटा से आपने डिवाइड करना है तो ये आपके पास एच नॉट आना है। ठीक है, जो भी नंबर निकलेगा। जो ए एच जो है उसको हमने कहा था प्लस माइनस ए जी डायरेक्शन है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन होगी? हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव। अच्छा तो चलो देखते हैं कि कैसे निकलेगा। जो हमने कहा था कि वो एक ट्रायड में एग्जिस्ट करता है कि ए के जैसे ए ई ए एच और ले लें जो है, तो ए ई क्रॉस ए एच का हम करते हैं जो है, तो ए के निकलता है आपके पास जो है। हमने क्या निकालना है, ए एच निकालना है जो है, उसका मतलब है कि हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ए एच इज इक्वल टू ए के क्रॉस ए ई बन जाएगा। अच्छा ए के क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमने कहा था किस में है जो है, माइनस एक्स में, जो ये माइनस ए एक्स आ जाएगा क्रॉस ए ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए वाई डायरेक्शन में, ए वाई में जो है, तो ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है जो है, ए जी होता है जो है। ठीक है, तो ये माइनस ए जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस ए जी होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हमने एलिमिनेट कर दी। तो अब आपके पास बाकी जो है एच नॉट या जो भी नंबर निकलना है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा से कोसाइन 10 पावर 8t प्लस 2x और साथ में माइनस ए जी डायरेक्शन जो है उसकी, ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह जो है ये प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन से आप यानी क्विकली ज्यादा इजीली फाइंड कर सकते हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है आपके पास, यानी ई पता हो तो एच निकाल सकते हैं, एच पता हो तो ई निकाल सकते हैं। एक चीज हमने ये नहीं देखी कि ईटा कैसे निकलता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे, इस एग्जांपल को हम रिपीट भी कर लेंगे। अच्छा एज ए होमवर्क जो है
ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पे जो है, ठीक है जो है। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन से, यही आपने इसी जैसे पिछली एग्जांपल हमने की है उसी तरह आप इसको करें जो है। और एक सेकंड होमवर्क ये है जो है एग्जांपल 10.3 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10.3 जो है, ये आपकी बुक की जो है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें जो है, ताकि आपको ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रैवलिंग वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस जो है उससे आप फेमिलियर हो जाए। तो इसके साथ मेरे ख्याल में ये लेक्चर सर दोबारा बता देना। अच्छा ठीक है स्लाइड सर, वैसे आप नजर आ रहा है। ठीक है, स्लाइड मैं दोबारा शेयर कर दूंगा आपको जो है, उसमें ये गिवन भी होंगे जो है ना, ये एग्जांपल जो है। तो आपने एक ये होमवर्क मैंने ये दिया जो होमवर्क 1 जो है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन पे, और दूसरा जो है ये एग्जांपल 10.3 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10.3, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये आप जो है सॉल्व करें। तो इससे ये जो कंसेप्ट हमने इस वीक जो सीखे हैं जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इनफ है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। सर होमवर्क दोबारा दिखाएं प्लीज, बता दें।